नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं 131 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक। प्रश्न पत्र था आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब ज्योग्राफी विषय का, जिसमें 130 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। 131 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है? विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन इन द 20th सेंचुरी? ऑप्शन दिए हैं नोवा रप्टा, माउंट सेंट हेलेंस, मोना किया या येलोस्टोन। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा सबसे था? तो वो था आपका सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट था वो था आपका नोवा रप्टा। अब आप बताइए कि ये स्थान कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वेगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है? Which one of the following statements is not an evidence proposed by Wegener? ऑप्शन दिए हुए हैं पुराजीवाश्म प्रमाण, द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। नंबर 2 महाद्वीपों की जिग्सा फिट सेटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। नंबर 3 पूरा जलवायु प्रमाण, पैलियोक्लाइमेटोलॉजिकल एविडेंसेस। चौथा लेमिंग जीवों का विलुप्त होना, एक्सटिंक्शन ऑफ लेमिंग्स। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा वेगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण नहीं था? तो जो प्रमाण वेगनर द्वारा नहीं किया गया था वो था लेमिंग जीवों का विलुप्त होना। अगला प्रश्न है छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट के बीच में स्थित है। द माइनर प्लेट कैरोलिन प्लेट लाइज बिटवीन, ऑप्शन दिए हुए हैं अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, मतलब अंटार्कटिक एंड प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, अंटार्कटिक एंड पैसिफिक प्लेट। दूसरा है फिलिपीनियन व इंडियन प्लेट के बीच में। तीसरा है दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, या मध्य अमेरिका या प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। इंग्लिश वर्जन आपके दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो कैरोलिन प्लेट जो स्थित है वो किसके बीच में है? वो है आपकी फिलिपाइन व इंडियन प्लेट के बीच में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, उसको छांटिए। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है पहला है कि भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्रायः भ्रंश के किनारे ही निकलती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी कॉजिंग एन अर्थक्वेक यूजुअली अकर्स अलोंग ए फॉल्ट। नंबर 2 अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। एपिसेंटर इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस टू द फोकस। नंबर 3 सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में आते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन द एस्थेनोस्फीयर। चौथा है भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोसेंटर। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो जो आपका कथन असत्य है वो है कि सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में आते हैं, यही आपका असत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी गति न्यूनतम होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्लोवेस्ट रेट ऑफ मूवमेंट, मतलब सबसे कम गति किसकी है? ऑप्शन दिए पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की, मतलब ईस्ट पैसिफिक राइज। दूसरा है आर्कटिक कटक की, आर्कटिक रिज की। तीसरा है नाजका प्लेट। चौथा है कोकोस प्लेट। तो आप बताइए कि किसकी है? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका आर्कटिक कटक की। तो आर्कटिक कटक की जो गति है वो दिए गए विकल्पों में न्यूनतम है। अगला प्रश्न है अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। Which of the following is not an example of divergent boundaries? ऑप्शन दिए हुए हैं इंडियन प्लेट एवं अंटार्कटिक प्लेटों के बीच की सीमा, बाउंड्री बिटवीन इंडियन एंड अंटार्कटिक प्लेट्स। नंबर 2 नाजका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच की सीमा, बाउंड्री बिटवीन नाजका एंड पैसिफिक प्लेट्स। नंबर 3 मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। नंबर 4 प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलिपाइन प्लेट के बीच की सीमा, बाउंड्री बिटवीन पैसिफिक प्लेट एंड फिलिपाइन प्लेट। तो अपसारी प्लेट का उदाहरण कौन सा नहीं है ना? तो इसमें से जो नहीं है वो है प्रशांत महासागर प्लेट एवं फिलिपाइन प्लेट के बीच की सीमा, जहां पे क्या है अभिसारी है, अपसारी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन, उसको छांटना है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला मतलब कथन है कि चट्टानों में भ्रंश तल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग
ए फॉल्ट प्लेन। दूसरा है आपका काय तरंगे धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती हैं। द बॉडी वेव्स जनरेट सरफेस वेव्स। तीसरा है पी तरंगे तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। और उसके बाद चौथा है एस तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। एस वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो जो आपका कथन असत्य है वो है आपका 4 नंबर कि एस तरंगे जो हैं ध्वनि तरंगे जैसी होती है। ठीक है, ये आपका कथन क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है कि अपसल्कन मुख्यतः अपक्षय का एक प्रकार है। एक्सफोलिएशन इज मेनली ए टाइप ऑफ वेदरिंग। ऑप्शन दिए हुए हैं रासायनिक मतलब केमिकल, जैविक मतलब बायोलॉजिकल, भौतिक मतलब फिजिकल, मानवकृत मतलब ह्यूमन कॉज्ड। तो इसमें से अपसल्कन जो है वो कौन सा अपक्षय है, वो है आपका भौतिक अपक्षय या फिजिकल अपक्षय जैसे बोलते हैं, या मैकेनिकल है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। ऑप्शन दिए हुए हिमालय, हिमालयस, आल्प्स, एंडीज एंड ऑप्लेशियन। तो वलित पर्वत का जो उदाहरण नहीं है वो आपका कौन सा है, वो है आपका ऑप्लेशियन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृंसोत पर्वत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्ट माउंटेन। ऑप्शन दिए हैं आल्प्स पर्वत, ऑप्लेशियन पर्वत, यूराल पर्वत व वासजेस पर्वत। तो भ्रंशोत पर्वत का जो उदाहरण है मतलब फॉल्ट माउंटेन का जो उदाहरण है वो है आपका कौन सा, वासजेस पर्वत। कहाँ पे स्थित है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोल्केनिक माउंटेन। ऑप्शन दिए माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजियामा, माउंट मेयान, माउंट शियरा नेवादा। तो आपका जो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है वो है आपका माउंट शियरा नेवादा। ओके, अगला प्रश्न है कि जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमाओं के सहारे स्थित जलप्रपात का नाम क्या है। द नेम ऑफ द वाटरफॉल विच इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इज। ऑप्शन दिया हुआ है कि तुजेला फॉल्ट, नंबर 2 एंजल, नंबर 3 विक्टोरिया, नंबर 4 वाजेनिया। तो इनमें से कौन सा उस पे स्थित है, क्या, दोनों देशों की सीमाओं पर। तो जो दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है वो है आपका विक्टोरिया जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जोनल सॉइल। ऑप्शन दिए हैं जलोढ़ मृदा, प्रेयरी मृदा, लेटेराइट मृदा एंड चेरनोजम। मतलब एलुवियल सॉइल, प्रेयरी सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड चेरनोजम। तो आपका जो कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है वो है आपका कौन सा, वो है आपका जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है कि घाटी रंध्र स्थलाकृतियां संबंधित हैं। द लैंडफॉर्म्स वैली सिंक्स आर एसोसिएटेड विद। ऑप्शन दिए नदी से मतलब रिवर, भूमिगत जल से ग्राउंड वाटर, हिमानी ग्लेशियर, पवन विंड। तो आपका पूछा गया घाटी रंध्र किससे संबंधित है, तो घाटी रंध्र आपका संबंधित है किससे, भूमिगत जल से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्क नाम से भी जाना जाता है। सर्क इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन दिए हुए हैं नेव, रिमेय, CWM या अरेत। तो सर्क का दूसरा नाम और कौन सा हो सकता है बताइए मुझे, तो वो हो सकता है CWM। अगला प्रश्न है आपका कि उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भरा रहता है, भर जाता है, जो समुद्री तटरेखा निर्मित करते हैं कहलाते हैं। इन द हाई एल्टीट्यूड्स लैटिट्यूड्स, in the high latitudes, very deep glacier troughs filled with sea water and making up shoreline are known as। ऑप्शन दिए हैं अंतस्थ हिमोर मतलब टर्मिनल मोरेन्स, फियोर्ड्स या पार्श्विक हिमोर मतलब लैटरल मोरेन, या हिमधौत मैदान जिसे बोलते हैं आउटवाश प्लेन। तो क्या कहे जाते हैं उच्च अक्षांशों में अगर इस तरह के गहरे हिमनद गर्त हैं जिनमें समुद्री जल भर जाता है और तटरेखा का निर्माण करते हैं, तो उन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है फ्योर्ड। क्या कहा जाता है, फ्योर्ड। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 46 नंबर प्रश्न हो गया 146। अगला प्रश्न है कि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। द ग्लेशियल कंट्रोल थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। ऑप्शन दिए हाग, हॉल एवं डाना, डेली या शुकर्ट। तो ग्लेशियल कंट्रोल जो थियरी है वो किसने प्रतिपादित की थी, वो प्रतिपादित की थी डेली महोदय ने। अगला प्रश्न है
कि पृथ्वी के ऊपरी कोर व निचले कोर के मध्य अवस्थित असंबद्धता कहलाती है। द डिसकंटिन्यूटी लाइंग बिटवीन अपर कोर एंड लोअर कोर ऑफ द अर्थ इज नोन एज, ऑप्शन दिए लेमैन, गुटेनबर्ग, मोहरोविच और रेपिटी। तो जो कहलाती है अपर कोर एंड लोअर कोर के बीच की जो है वो कहलाती है लेमैन या लेहमैन जेफरीज असंबद्धता कहलाती है। अगला प्रश्न है कि तटीय प्रवाह के द्वारा खुले जल या खाड़ी में बनाया जाने वाला सकरा उंगली नुमा बालू का तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा होता है कहलाता है। नैरो फिंगर लाइक एम्बैंकमेंट ऑफ सैंड कंस्ट्रक्टेड बाई littoral drift and connected by mainland into the open water or bay is known as, ऑप्शन दिए पुलिन मतलब बीचेस, लैगून्स, टोम्बोलो या स्पिट। तो वो जो कहलाता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पिट। तो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न मतलब कि फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि सीफ के संदर्भ में सही कथन छांटिए। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सीफ। पहला है कि सीफ परवलयिक बालुका स्तूप होते हैं, सीफ आर पैराबोलिक ड्यून्स। नंबर 2, सीफ केवल एक भुजा वाले बालुका स्तूप होते हैं, सीफ हैज ओनली वन विंग्स। नंबर 3, सीफ और बरखान समान बालुका स्तूप हैं, सीफ एंड बरखान आर सेम ड्यून्स। नंबर 4, सीफ प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, सीफ्स आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। तो सीफ के संदर्भ में जो बिल्कुल सही कथन है वो कौन सा है कि सीफ केवल एक भुजा वाले बालुका स्तूप होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर सही हो गया। तो आपने देख लिया कि कुल 150 प्रश्न जो है आपने सॉल्व कर लिए हैं और इससे जुड़े हुए और ढेर सारे 150 प्रश्न हमने आपसे पूछे भी हैं लगभग में, सभी वीडियोस को अगर मिला के देखा जाए तो आपके लगभग में 150, 300 प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं बहुविकल्पी। तो आपसे किसी भी परीक्षा में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आपका कंपटीशन जो है अच्छा, कंपटीशन जो भी आप देने जाएं वो अच्छा हो और आपको सफलता मिल सके। तो इसके बाद हम लोग जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि इन वीडियोज को बनाने का मकसद पूरा हो सके। धन्यवाद।